नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मगध महिला कॉलेज की एक्स प्रिंसिपल। जानने की कोशिश करेंगे महिलाओं के ऊपर सवाल को लेकर। मैम, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? मैं तो यही देख रही हूँ कि महिला की सुरक्षा बहुत खतरे में है। दिन पर दिन आप सारे सूचना तंत्र डेवलप करते जा रहे हैं, लेकिन महिलाएं उतनी ही असुरक्षित होती जा रही हैं। तो सरकार को और आपदा प्रबंधन विभाग को इस पर सोचना चाहिए कि कैसे, खास करके स्कूल गोइंग गर्ल्स और कॉलेज की लड़कियां बहुत असुरक्षित हैं। चूँकि जिस तरह का माहौल समूचे सड़क पे दिखता है, मैंने तो देखा है लगातार 1 साल नहीं 44 साल झेला है इस चीज़ को। तो लिखा है लड़कियां अब साल दर साल हम विकसित होते जाने पर लड़कियों की समस्याएं खत्म नहीं हो रही। तो पहले सरकार लड़कियों को सुरक्षित रखने के लिए उपाय करे, उसके लिए जो प्रोजेक्ट बनाना है बनाए, जिससे भी मदद लेनी है ले। लेकिन लड़कियों की सुरक्षा बहुत बड़ी समस्या है, खासकर बिहार के परिवेश में। तो वे मैम, आपने बिहार का जिक्र किया है, तो आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि बिहार सरकार तो लगातार महिलाओं को आरक्षण भी दे रही है, साइकिल योजना, पोशाक योजना, तमाम योजनाएं महिलाओं को लेकर निकाली गई हैं। देखिए, ये सब जितने भी योजनाएं बनती हैं ना, हम लोग इन योजनाओं का ही हिस्सा हैं और सब अखबार में भी पढ़ते हैं, बहुत प्रोग्राम हमने कॉलेज में भी चलाए हैं। लेकिन वो कुछ लोगों के लिए, मैं इन जनरल की बात कर रही हूँ, समाज में जो सामान्य लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ। कितने बच्चों को साइकिल मिलता है, कितनों को पोशाक मिलता है? जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो एडोलेसेंट एज के बच्चे हैं, उनको क्या समस्याएं हैं, कितना उनका मिसयूज हो रहा है अपने फ्रेंड्स के द्वारा, अपने मतलब उनके जो भी इन लॉज हैं या उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके द्वारा अंदर खाने में इतना समस्या उनके बीच है बच्चों की। मैं तो काउंसलिंग सेंटर भी स्टार्ट किया था और उसमें जो बच्चियों की सब गाथाएं सुनने के बाद तो लगता था कि शायद धरती फट जाए, यहीं समा जाऊँ धरती में। हम लोग, मैं तो स्पेशली बहुत प्रिविलेज क्लास से बिलोंग करती हूँ, मैंने कभी ये समस्याएं नहीं झेली हैं। लेकिन मैं जिन बच्चों के बीच में, उन बच्चों की समस्याएं मैंने हर मिनट में देखी हैं, तो उनसे अपने आप को अलग नहीं कर सकती। रोआ सिहरता है उनकी समस्याओं को देख के। घर में फादर हो, भाई हो, मामा हो, दादा हो, नाना हो, ना लड़कियां घर में सुरक्षित हैं ना बाहर सुरक्षित हैं। डर के मारे बोलती नहीं, उनको कहा जाता है कि बाहर मुंह खोलोगे तो परिवार की प्रतिष्ठा चली जाएगी। सारी प्रतिष्ठा जवाबदेही लड़कियों की है, लड़कों की कोई जवाबदेही नहीं है। मुझे लगता है कि अगर लड़कियों को सुरक्षित करना है तो पहले लड़कों को सुधारना होगा, उनकी काउंसलिंग क्लासेस कराने होंगे, उनको ये फील कराना होगा कि लड़की कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक ह्यूमन बीइंग है। वो भी पढ़ती है, नौकरी करेगी, आगे जाएगी, उसकी शादी होगी, वो ज़िंदगी में डेवलप होगी। आप उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह क्यों देखते हैं? इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग तो नहीं ठीक कर सकते। जितने सारे उत्पाद के सामान हैं, सब जगह लड़कियों के भरकर फोटोज़ होते हैं, उन सबों का भी बहुत असर है इस पर, फैमिली का भी है। फिर हमारा जो अभी का वातावरण, धीरे धीरे जितना भी हम एडवांस होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में, उतना ही लड़कियों की सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ रही है। लेकिन तो मैम, महिलाओं को मैम हम लोग नारी मानते हैं और देवी का रूप भी मानते हैं, और तमाम जो कानून है वो भी महिलाओं के लिए खासकर बहुत ज़्यादा होता है पुरुषों की तुलना में। तो मैम कैसे? वो सब किताबी बातें हैं। आप देवी महिलाओं को 9 दिन नवरात्रा में मानते हैं, जब पूजा होती है तो वो सब किताबी बातें मेरे सामने तो मत कीजिए आप। इसलिए मैंने ज़िंदगी की सच्चाई को देखा है, और जितना ही नारी योजनाएं बनती हैं ना, जितने कानून बने, उतना ही महिलाओं को परेशानी है। मैं ये नहीं कहूँगी, कुछ लड़कियां हैं ऐसी जिन्होंने पुरुषों को बहुत परेशान किया है, कुछ ऐसे पुरुष हैं जो पति के रूप में बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं आजकल। लेकिन आप एक बार उसको एक नॉलेज तो करिए कि कितने पुरुष प्रताड़ित हैं, कितनी लड़कियाँ प्रताड़ित हैं। मैंने ऐसे लड़कों को भी देखा है जो कि घर में कोई नहीं है, लेकिन विधवा माँ और बीमार माँ को पत्नी के द्वारा प्रताड़ना से घर से बाहर निकालना पड़ता है, वृद्धाश्रम भेजना पड़ता है। तो आप सब चीज़ों को पहले आप उसको प्रैक्टिकल स्तर पर हैंडल कीजिए। अरे आप इतनी सारी जीविका दीदियाँ और कौन कौन आपने बहाल कर दिया, आशा दे दीजिए। आप कभी गाँव का आपने सर्वे कराया, शहर के मोहल्लों का सर्वे कराया? और मैं एक बात कहना चाहूँगी, यहाँ सब लोग हैं, आप लोगों सब लोग सुन लीजिए। जब जाति जनगणना हुई तो मेरे घर में कोई आदमी नहीं आया। आज तक वोटर लिस्ट अप्रूवल के लिए कोई नहीं आता है, वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए कोई नहीं आता है। तो क्या ये मान लो कि हम लोग ऊपर के लोग हैं जिनकी किसी चीज़ में ज़रूरत नहीं होती? कैसे मैं जानूं कि मेरी जाति क्या है? कौन जनगणना करेगा? कौन बताएगा कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं है? आज तक मैंने कभी किसी बीएलओ को नहीं देखा। ये आज की बात नहीं है। मैं 30 साल से पाटलिपुत्र कॉलोनी में रह रही हूँ और मैंने 20 बरस गुजारे हैं हार्डिंग रोड में। कभी घर में किसी बीएलओ को आते हुए नहीं देखा है। तो कैसे सरकार तो मैम तमाम दावे करती है। मैम, सरकार तो लगातार दावे करे कि बीएलओ घर घर का छोड़िए, मैं सरकार का हिस्सा हूँ। आप मुझसे उसे क्यों बुलवाना चाहते हैं? सरकार के दावे दिखावे के ज़्यादा होते हैं और व्यवहारिक स्तर पर उसका कुछ नहीं होता।
तो अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं, अगर लड़कियों को अगर शिक्षित करना है तो मैम क्या कदम उठाया जा सकता है आपके अनुसार? नहीं, लड़कियां तो शिक्षित हो रही हैं, आपको कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। उनको आप सुरक्षित माहौल प्रदान कीजिए और मानसिक स्तर पर उनको ये आभास कराइए कि आप सशक्त हैं। आप बाहर जाएंगी तो आप असुरक्षित नहीं होंगी, आपकी शादी होगी तो आप असुरक्षित नहीं होंगी। अब ये सिचुएशन है सर कि जब हमारे यहाँ फेयरवेल होता था तो मैं स्पेशली बहुत कंसर्न रहती हूँ लड़कियों की ज़िंदगी से। तो मैं उनको हमेशा बोलती थी कि बच्चा तुम लोग जब जाओगे ससुराल, अपना कोई भी तरह नहीं है तो आप उसको पहले अपने पैर पर खड़ा कीजिए। ये सब आरक्षण की बातें जो होती, कुछ लोग इसको अवेल करते हैं, सब नहीं करते। ये सब अखबार की न्यूज़ हैं। एक अखबार वाले भी मेरे सामने बैठे हुए हैं। ये सब अखबार के न्यूज़ को व्यवहारिक ज़िंदगी में आप मत उतारिए, व्यवहार की बात करिए कि आम जिंदगियों में क्या होता है। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो हमारे साथ बने हुई थी शशि शर्मा जी, जो कि मगध महिला कॉलेज की एक्स प्रिंसिपल थी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।